हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास एक क्वेरी आ रही है कि मैम हम लोग रिवाइज कैसे करें। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें। तो आज मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी एसएससी जेई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस टाइम पर आपने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले कवर हो चुके हैं उसकी टाइमली रिवीजन ना होने की वजह से आपको लग रहा है कि आप उन चीजों को भूलते जा रहे हो। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिवाइज कैसे करें, कैसे हम लोग लेट मतलब कि बाद तक एग्जाम आने तक इस चीज को याद रख पाए जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं, इतनी बार क्लास में सीख रखी हैं। मैंने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था अपने टेलीग्राम पर और मैंने ये सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज की थी। मैम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूं, समझ नहीं आ रहा, पीवाईक्यूज के लिए टाइम कैसे मैनेज करूं, रिवीजन प्रॉब्लम, रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आता, राइट ऑफ वे रिवीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, सिलेबस बड़ा है, हम सिलेबस भूल जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेरीज देखिएगा इसी रिगार्डिंग थी रिवीजन। तो मैं आप लोगों को आज एक आइडिया शेयर करने वाली हूं, जिसको पसंद आए अपना लीजिए। जो बात आपको लग रहा है कि आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, आप उस चीज को फॉलो करिए। जो आपको इस वीडियो में लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सबके पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है। आपको इस वीडियो में, पूरी वीडियो में जो बात आपके लिए हेल्पफुल लगेगी, आपको उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं उन स्टूडेंट्स की करने वाली हूं जो 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपना मैक्सिमम सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या कमियां हैं, कहाँ रिवीजन की जरूरत है। आप सबसे पहले एक A4 शीट या फिर एक नोटबुक खरीदिए। आपकी मर्जी, आप किसी एक में काम कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, एक नोटबुक खरीदी। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने आते हैं, कहाँ कमियां हैं, और जब रिवीजन करना है तो पढ़ना क्या है। और वो कैसे पता चलेगा? अब आप इतने सारे सब्जेक्ट जब एक साथ पढ़ते हो, नहीं समझ में आता कि आज ये पढ़ूं, कल वो पढ़ूं, और इसकी वजह से ना अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं, ना ही अपनी वीकनेस पे काम कर पाते हैं। तो एक कॉपी या फिर एक A4 शीट करिए। A4 शीट में आपको आज सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करिए, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से, मैं अगर सिविल की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने एक टेक्निकल सब्जेक्ट का नाम लिखा सर्वेइंग, और यहाँ पर उसके सारे चैप्टर्स नेम लिख दिए। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी चैप्टर्स हैं नाम नहीं लिखो, बस चैप्टर 1 to 7 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक कॉलम बनाया जिसमें लिखा आरआरबी और एसएससी जेई। एसएससी जेई पिछले 5 साल पीवाईक्यूज। एक कॉलम बनाया जिसमें प्रीवियस स्टेट जेई लिखा है। अच्छा, अब क्या करना है? जो सब्जेक्ट आपने अभी से पहले पढ़ लिए हैं, जैसे आपने कहा कि 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले की तरह वो फ्रेशली सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएं। अब जब रिवीजन करोगे तो अपने डिटेल नोट्स को बार बार पढ़ते जाने, ऐसे रिवीजन नहीं होता, क्योंकि ऐसे हमें कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन नहीं पता चलता, ना हमें समझ आता है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थ्योरी आपने पढ़ ली, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं रिवीजन के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक टेबल बना लिया, जैसा मैंने आपको अभी ये दिखाया। अच्छा, टेबल बनाने के बाद अब आपने अपने निकाले शॉर्ट नोट्स। अब आपके पास या तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, या आपके पास फैकल्टी के शॉर्ट नोट्स होंगे। कोई भी शॉर्ट नोट्स निकालिए। आपने उस शॉर्ट नोट्स में क्या किया, अब टारगेट रखना है। एक वीक का टारगेट रखा कि जुलाई का एक वीक है, इस एक वीक में मुझे 2 टेक्निकल सब्जेक्ट, एक टेक्निकल अपना रिवाइज करना है। अगर नॉन टेक को आप अलग से देख रहे हो तो मैं 3 टेक्निकल सब्जेक्ट रख सकती हूँ। कैसे करना है? अब ये एक वीक का टाइम मेरे पास है। इस एक वीक में मैंने क्या किया, पहले 2 दिन कंसीडर, या ऐसे कंसीडर कर सकते हो जैसे आपने सर्वे के, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैंने ये 3 चैप्टर्स के जो एसएससी जेई के पीवाईक्यूज हैं, ये 3 चैप्टर्स के एसएससी जेई के पीवाईक्यूज का टारगेट बनाया कि मैं पहले 2 डेज में सर्वे के ये 3 चैप्टर्स के पीवाईक्यू करूंगा। फिर मेरा एक और सब्जेक्ट मैंने उठाया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इसके भी, अगर ये आपको लगता है लेंथी है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इसके मैंने 2 चैप्टर्स उठाए और मैं इसके सारे एसएससी जेई के पीवाईक्यूज 2 चैप्टर्स के निपटा दूंगा 2 दिन में। अब 2 दिन में आपने टाइम नहीं देखा कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं। अब ये आप पे है,
आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया, आपने 6 आवर्स में किया, आपने 7 में किया। टारगेट बनाकर पढ़िए, टाइम को ध्यान में रखकर मत पढ़िए कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता। आपने जो टारगेट सोचा है अगर वो पूरा किया दिन का, तो आप कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यानी कि बात ये है, मैंने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स निकाले। मैंने सर्वे के पहले 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स शॉर्ट नोट से एक बार देख लिए कि अच्छा ये फ़ॉर्मूलाज़ थे, थोड़ा बहुत मुझे याद आ गया। फिर मैंने एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज़ निकाले। मैंने एसएससी जेईई के पहले 3 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। 2 दिन का टारगेट मैंने अपने लिए रखा है और 2 दिन में मैंने ट्रांसपोर्टेशन। तो पैरेलल में 2 सब्जेक्ट चलाने से क्या होगा कि आपके 2 अलग सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, अलग-अलग टाइम पर, क्योंकि पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ मिलेंगे, तो मुझे अलग कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई करने आना चाहिए। तो आज के दिन मैंने क्या किया कि मैंने 2 चैप्टर्स, पहला और दूसरा चैप्टर आज कर लिया सर्वे का, ट्रांसपोर्टेशन का 1 आज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने 2 दिन का टारगेट अपना कंप्लीट करना है और उसके लिए पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे, फिर मैंने पीवाईक्यूज़ रिवाइज़ करे। जब आप पिछले 5 साल, मैं तो 10 साल भी नहीं कह रही, जब पिछले 5 साल के आपने पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, अब मैंने यहाँ एक टिक लगा दिया कि भई एसएससी के पीवाईक्यू पहले चैप्टर कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। एक-एक बार कंप्लीट हो गया है, एक-एक सिंगल टिक लग गया। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी सेम टेबल बनाया, चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, ठीक है? अब मैंने 1 वीक का टारगेट रखा है, ये 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सारे एसएससी जेईई के 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए। अब आप 3-3 दिन या 2-2 दिन का टारगेट रखिए और मेक श्योर कि मेरे ये जितने भी चैप्टर्स हैं, अगले 2 दिन में नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, अगले 2 दिन में जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, उनके एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज लगाने हैं बस। बिना सॉल्यूशन देखे अगर लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। जब आप एसएससी जेईई के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपने 1 वीक में सर्वे पूरे क्वेश्चन देख लिए, एसएससी जेईई पीवाईक्यूज, ट्रांसपोर्टेशन देख लिए। तीसरा, आप कोई नॉन टेक भी उठा सकते हो, टेक्निकल भी उठा सकते हो। आपको पता है कि आप किसमें कमज़ोर हो, कहाँ पर आपको कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, उससे रिवीजन स्टार्ट करिए। नहीं तो पेपर से पहले जब आप उस सब्जेक्ट को देखोगे, आपको लगेगा यार छोड़ देता हूँ, ये अब मुझसे नहीं हो रहा। तो ऐसे सब्जेक्ट को बाद के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है? तो अब 1 वीक में कोई 3 आपने उठाने हैं और आपने इनके पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है? अब पीवाईक्यूज़ जब आपने सॉल्व करे, तो आपको यहाँ पर कुछ पता चला कि कुछ टॉपिक्स मैम ऐसे थे जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं और उन टॉपिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं हमेशा गलत करता हूँ और हमेशा मैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स करता हूँ। तो जिस कॉपी में आपने ये टेबल बनाया है या फिर ए4 शीट में आपने टेबल बनाया है, तो सर्वे के टेबल के बाद जो सर्वे के टॉपिक्स आपको पूरे 5 साल के पीवाईक्यूज़ में नज़र आए कि इम्पोर्टेंट थे, मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने, आप उन टॉपिक्स को यहाँ लिखो। अगर वो कोई फॉर्मूला है, अगर कोई वन लाइनर है और अगर कोई पीवाईक्यूज़ है, उसको वन लाइनर की तरह लिख लीजिए। इससे क्या होगा, ये एक ऐसी कॉपी तैयार हो रही है जिसको आप मिस्टेक कॉपी बोल सकते हो कि यार पेपर में जाने से पहले मैं इस कॉपी को देखूंगा क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने लिखी है मैं उसमें वीक हूं और मुझे उसको बार बार रिवाइज करना है और इसमें जो मैंने लिखा है वो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे, एसएससी जेईई पीवाईक्यूज लगाए, टारगेट रखा आज 2 चैप्टर सर्वे, 2 चैप्टर ट्रांसपोर्ट, 2 चैप्टर सॉइल। ऐसे करके मेरे 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल में एक साथ चल रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स मैं एक साथ रिवाइज कर रहा हूँ। इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करना मुझे आ रहा है। 1 वीक का टारगेट रखो, बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, अपने हिसाब से आप उसको मैनेज करो। आप ये कोशिश करो कि आपका जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपने जितना टेक्निकल पढ़ लिया है, आप सबके एक-एक बार, आप सभी चैप्टर्स के एक-एक बार कम से कम आपने एक बार एसएससी जेईई पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हो और जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए उसके साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वन लाइनर, वीक टॉपिक्स सबकी लिस्ट बना दी है। तो अब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब मैंने रिवीजन करना है, अब मैंने शॉर्ट नोट्स और अपनी मिस्टेक कॉपी बस ये देखनी है। जब इसके बाद मैं फिर से इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। अब आ गया अगस्त का सेकंड वीक। अगस्त के सेकंड वीक से अब मैंने क्या प्लान बनाना है कि इस अगस्त के मंथ में मैंने जो स्टेट के जेईई के पीवाईक्यूज होते हैं, जो अलग-अलग स्टेट के जेईई वाले पीवाईक्यूज आए होते हैं, अब उनको सॉल्व करना है। अब मैं कैसे करूँ? वो तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, मुझे लगता है मेरे से हो ही नहीं पाएंगे ये सारे सवाल। तो हम क्वेश्चंस के नंबर का टारगेट रखेंगे। अब मैं सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के एसएससी जेईई पीवाईक्यूज 5 साल के सॉल्व कर चुकी हूँ, कुछ कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है। अब मैं फिर से जब सर्वे सब्जेक्ट पर आई 1 महीने, अप्रॉक्सिमेट 1 महीने बाद,
अब मैंने क्या किया, वो शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक कॉपी देखी एक बार कि अच्छा सर्वे के पहले 2 चैप्टर्स और 3 चैप्टर, अच्छा ये फॉर्मूलाज थे। अब मैंने प्रीवियस स्टेट जेईई की बुक निकाली, कोई भी बुक, कोई भी पीडीएफ आपके पास हो, वहां पर आपने टारगेट रखा कि भाई पहले चैप्टर के 50 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के पहले 50 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के 50 क्वेश्चन, मैं 50-50 पहले फर्स्ट से 50 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो कर लूंगा। अब किसी चैप्टर में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, टारगेट रखो कि भाई 4 चैप्टर्स हैं, चारों के 50-50 क्वेश्चंस मैंने करने हैं। वो क्यों? नहीं तो आपको इतनी बड़ी बुक देख के ना आप एक ही चैप्टर के क्वेश्चन लगाते रहोगे और बाकी सॉल्व नहीं करोगे और एक ही चैप्टर से एग्जाम नहीं निकलेगा, या एक ही सब्जेक्ट पढ़कर भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मुझे उसकी वेटेज बराबर मैनेज करनी पड़ेगी। तो अब मैंने अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट किया कि मैं पर डे एक सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और ये 200 क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसा पहला क्वेश्चन होता है वैसा ही उसके आसपास का तीसरा दिख जाएगा, उसके आसपास का पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने आज क्या किया, मैंने ये 4 चैप्टर्स के 50-50 क्वेश्चंस करे। और उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी क्या किया, अगर सब्जेक्ट बड़ा लग रहा है, ज्यादा फॉर्मूला है, तो मैंने 3 चैप्टर्स उठाए, इसके 50-50 क्वेश्चंस कर लिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लेंथी लगता है ना, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन है, आपको पता है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसके 100 क्वेश्चंस कर लूंगा और बाकी के 50-50 कर लिए। तो 200 क्वेश्चंस ट्रांसपोर्टेशन आज डन है। जिसका वेटेज जिस चैप्टर का ज्यादा है उसको आप 100 कर सकते हो। तो ऐसे क्या किया मैंने, अब स्टेट जेई के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने लगा और एक दिन में एक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन लगा लिए, दूसरे सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन लगाऊंगी तो जितने भी मेरी मिस्टेक्स होंगी मैं इसी A4 शीट में उसको लिखते जाऊंगी। अब इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, बीच में आपका फ्लो टूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपने इस तरीके से ये 200-200 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है और अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस, जो भी बुक आपके पास है स्टार्टिंग के, सारे सॉल्व कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, अब मेरे मैक्सिमम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टेट के जेई के पीवाईक्यूज मैंने कर लिए हैं और मुझे पता है कि स्टेट के जेई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप किसी एक ही सब्जेक्ट के 10,000 क्वेश्चन कर ले रहे हो वर्सेस आप सभी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मिलाकर 6,000 क्वेश्चन कर रहे हो, कौन ज्यादा वैल्यू देगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्यादा सब्जेक्ट्स के करोगे, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर होना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि जब आप इन बुक्स पर जाओगे तो आप टारगेट रखो कि मैंने पहले सारे सब्जेक्ट्स, कोई एक आध चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है कि इसमें पीवाईक्यूज भर भर के आए हैं, उसको आप 100 क्वेश्चंस रख लीजिए। पर डे एक सब्जेक्ट 200 क्वेश्चन टारगेट रखा, अगस्त मंथ आपका इस चीज में निकल जाएगा। और इस दौरान आपको और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, अपने वीक टॉपिक्स मिलेंगे, और जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगे कि यार ये मैं भूल गया हूं, इसके लिए मुझे डिटेल नोट्स देखने पड़ेंगे या वापिस से जाकर लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आप उन नोट्स, उसको डिटेल नोट से पढ़िए। जो कोई टॉपिक आपको लग रहा है मैं पूरा भूल चुका हूं, और उसको जरूर अपने इस वीकर टॉपिक में लिखिए। उसको जरूर, जितने भी आपने वीकर टॉपिक्स बनाए हैं वहां पर एक बार लिखना जरूरी है। अब मेरा अगस्त मंथ कंप्लीट हो गया है, सितंबर आ चुका है, सितंबर मिड में हम पहुंच चुके हैं। अब मैंने एसएससी पीवाईक्यूज लगा लिए, स्टेट जेई मैंने आधे सॉल्व कर लिए हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। अब आप मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि अब तैयार हो आप मॉक टेस्ट देने के लिए। पहले तैयार नहीं थे, आधे मन से दोगे तो उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि नंबर कम आ रहे हैं। अब आप तैयार हो, अब आप मॉक टेस्ट दीजिए सितंबर में, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका पेपर अक्टूबर में आए। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा रिवीजन थ्रू मॉक टेस्ट। अब मैंने क्या करना है, मैंने सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ लिया है, अब मैं सर्वे का एक पूरा मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मतलब इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के, या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। अब आप सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आप कंबाइंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। उस मॉक टेस्ट से सीखोगे कि कमी टाइमिंग में कहाँ आ रही है, कि टाइम किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा लग रहा है, उसका और रिवाइज करो कि पेपर में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला याद करने में 2 मिनट नहीं जाना चाहिए। 3 मिनट चला जाएगा तो मेरे 2 क्वेश्चन होंगे कि मैं सॉल्व ही ना कर पाऊं, देखने का ही टाइम ना मिले। तो मुझे वो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से सीखनी है, मॉक टेस्ट से सीखनी। तो मॉक टेस्ट जब भी दो, या पहले 3-3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दो, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। तो पेपर की डेट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा, पर पेपर में जाने से पहले हम कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर जाएंगे।
उसमें ये सीखना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट सब हम रिवाइज कर चुके हैं। कुछ नया, कुछ ऐसा हमें टॉपिक लगा कि यार ये हमें नहीं आता है, तो उसको हम साथ-साथ रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन का सही तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रायोरिटी पर एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज लगाओ, सेकंड नंबर पर स्टेट के जेईई के क्वेश्चंस करो, थर्ड नंबर पर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अब बात आती है मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, कई बार मैम समझ नहीं आता और कई बार मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि हमें लगता है कि ये क्या है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। अब वहां पर आप क्या कर सकते हो? देखो, एआई का जमाना है। अच्छा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसका पीडीएफ हमारे पास है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम अपलोड कर देते हैं उसका पीडीएफ। तो मेरे पास एक डीपीपी है, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? अब मैंने एक डीपीपी अपलोड करी, ये पीडीएफ अपलोड कर दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 7। तो मैंने इसको बोल दिया कि 3, 5 और 7 वाला जो क्वेश्चन था इस डीपीपी में, उसको मुझे एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। आप इस तरीके से जेमिनाई की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 था कि टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोला जाता है? उसने एक्सप्लेन कर दिया कि स्विंगिंग होता है, स्विंगिंग का मतलब क्या है, ये डिटेल में बता दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी विद इजी लैंग्वेज। तो मैं बोल सकती हूँ कि इजी लैंग्वेज के साथ मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो, क्योंकि हो सकता है आपको इजी लैंग्वेज में हिंदी में ज्यादा समझ आए। अब ये हिंदी में समझाने की कोशिश करेगा, आप बोलेंगे मैम ये सब हम जानते हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप जेमिनाई की हेल्प से आपके जो वीकर सेक्शन है, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर ले सकते हो, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करके आपको चीजें बताएगा, है ना? जैसे यहाँ पर वो आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब मैं बोलूंगी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जितना भी हमने चीजें ऊपर डिस्कस करी कि एन इमेज मेक एन इमेज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, हमने लिख लिया कि भाई इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक इमेज बनाइए, जो हमने ऊपर जितनी भी चीजें डिस्कस करी। तो देखते हैं, अब वो हमारे पास इसी सारे कॉन्सेप्ट का एक इमेज बनाएगा। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो जेमिनाई की आप मदद लो, उसको एज अ असिस्टेंट समझो। आपने चीजें पढ़ी हैं, बस आपको अभी एक स्टेटमेंट में डाउट है, उस स्टेटमेंट को समझो। इंग्लिश में नहीं समझ आया, हिंदी में समझ लो। हिंदी में नहीं समझ आया, अब आप चाहते हो कि भाई कोई इमेज से मुझे चीजें समझ आए, तो अंडरस्टैंडिंग द थियोडोलाइट ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 3 था स्विंगिंग समझाना। अब उसने देखिए यहाँ पर दिखाया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7। तो उस तरीके से यहाँ पर चीजें इमेज की फॉर्म में मिल जाएंगी। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आप उसको बोलेंगे कि कोई ट्रिक बता दीजिए, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कोई ट्रिक बता दीजिए टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, एनी ट्रिक टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, तो इसने कोई ट्रिक यहाँ पर अगर बन जाएगी तो यहाँ पर पता चल जाएगी। मतलब कई बार हम खुद से ट्रिक्स नहीं बना पाते, तो हम क्यों ना जेमिनाई की हेल्प ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसने क्या लिखा है कि क्लॉक हमेशा राइट चलती है। तो जब भी पेपर में सवाल आए, तो आपके दिमाग में घड़ी की सुई को घूमते हुए इमेजिन करिए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्विंगिंग होगा, उसको राइट स्विंग बोलते हैं। तो वो समझाने की कोशिश की है कि क्लॉकवाइज राइट, स्विंग राइट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मुझे मिल गई। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ट्रिक्स बनाने में, आपके इस तरीके से मेमोरी चार्ट्स बनाने में, जो आपके एग्जामिनेशन में रिवीजन के दौरान आपको काम में आएंगे। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी थी। अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे, पेपर आने तक आप कुछ नहीं भूलो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी आपने पढ़ ली, आपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, यूट्यूब पर वन शॉट सेशंस पढ़े हुए हैं, आप देखेंगे, सर्वेइंग सर्च करो, वन शॉट लिखो, तो आपको यहाँ पर ये सेशन मिल जाएगा। आप थ्योरी यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, जो किसी बैचेज में एनरोल नहीं है। तो आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम क्या करें, हम थ्योरी कहाँ से पढ़े। ठीक है? तो इस टाइम पर जब रिवीजन करना है, तो ये एक सही तरीका है रिवाइज करने का। अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, आपने आज उस सब्जेक्ट को खत्म किया, आपको लग रहा है आप हफ्ते बाद उसे भूल जाओगे, आप एक काम करिए। आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हैं।
आप उन शॉर्ट नोट्स को 3 दिन बाद देखिए एक बार। जैसे एक नज़र मारते हैं ना, वैसे देखा, जिस सब्जेक्ट में मुझे कम कॉन्फिडेंस आ रहा है। जस्ट शॉर्ट नोट्स को एक नज़र मार ली, 3 दिन तक मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें थी। फिर उसको 5 डेज़ के बाद फिर से शॉर्ट नोट्स खोलने नहीं है। एक खाली कागज़ लो या ऐसे खाली बस बैठो और ऐसे सोचो, अच्छा उसमें ये फ़ॉर्मूला था, पहले चैप्टर में हम ये पढ़ते थे, लीनियर मेज़रमेंट आता था, करेक्शन का फ़ॉर्मूला था, ये करेक्शन नेगेटिव होती है। आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि उसको सब कुछ याद आ जाए जो उस कागज़ में लिखा था। जो नहीं याद आ रहा, उसको शॉर्ट नोट से वापस देखो। ये एक तरीका होता है अपने माइंड को ट्रेन करने का कि जब एग्जामिनेशन के दौरान आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, आपको वो दिमाग में वो इमेज स्टोर होगी जो आपने नोट्स में चीज़ लिखी थी। तो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 1 महीने बाद, अगर आप एक कॉन्सेप्ट्स को बार-बार रिवाइज़ करते हो, किस तरीके से 3 दिन बाद नोट्स पढ़कर, 7 दिन या 5 दिन के बाद अपने माइंड से रिकॉल करके, 15 दिन बाद वापस से माइंड से रिकॉल करके और फिर उसके बाद 1 महीने बाद अपने सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगा के वो मेमोरी आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहती है। तो जो वीक टॉपिक्स हैं उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम इस तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो। जिन टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए और डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ पे जाइए, स्टेट जेईई के क्वेश्चंस पर जाइए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार समझ नहीं आ रहे, हवा नहीं लगी, आप हेल्प ले सकते हैं जेमिनी की, ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन में मेन पॉइंट था रिवीजन कैसे करें और अपना इस तरीके से एक पूरा टेबल बनाकर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि जब जब आप यहाँ पर सिंगल टिक लगाते जाओगे ना हर एक चैप्टर के आगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यार मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 हो गए, पीवाईक्यूज हो गए। तो वो कॉन्फिडेंस भी ज़रूर आना चाहिए जैसे-जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। तो मिस्टेक कॉपी भी बन गई, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ हो गए, क्वेश्चंस भी देख लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को अपकमिंग एसएससी जेईई 2026 के एग्जाम के लिए। फिर भी आपको कोई और डाउट क्वेरी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, सिमरन मैम पीडब्ल्यू, डायरेक्ट इसको स्कैन करके। अलग वीडियो में मिलेंगे, कोई डाउट रहे मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अपना आपका एसएससी जेईई कौन से ईयर पर आप टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर जरूर लिख कर जाइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।